सुधा एक गरीब महिला थी। उसके 2 बेटी कमला और विमला और एक छोटा बेटा मुन्ना था। पति सूरज एक दुकान में गार्ड का काम करता था। सूरज सुबह 6 बजे काम पर निकल जाता था। बच्चे 10 बजे स्कूल जाते थे और सुधा भी सुबह 6 बजे ही पड़ोस में बर्तन मांजने के लिए निकल जाती थी। इन तीनों का आए दिन खाना को लेकर बकझक चलता रहता था। माँ, आप सुबह सुबह खाना बनाकर रख देती हो, स्कूल जाते वक्त रोटियां सूख जाती है। हाँ माँ, हमें बासी रोटियां अच्छी नहीं लगती। लंच तक तो सब्जी भी गर्मी से खराब हो जाती है। मुझे पता है बेटी, लेकिन क्या करूं, तेरे पापा को तो सुबह 6 बजे ही काम पर जाना होता है। मुन्ना भी ठंडा दूध नहीं पीता, तुम लोग भी बासी खाना खाती हो। पर माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सुबह अपना खाना बना लो और मैं और विमला स्कूल जाने से पहले खाना बना ले। नहीं बेटी, एक तो मुश्किल से एक टाइम का खाना मिलता है, 2 बार तेल मसाले और ईंधन का खर्च कहाँ से आएगा? वो तो मैं नहीं जानती। अगर कल से ताज़ा खाना नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटी, हम लोग गरीब और गरीब के खाना में ताज़ी और बासी नहीं देखी जाती। एक टाइम भर पेट खाना मिल रहा है, यही बहुत है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ताज़ा खाना चाहिए तो चाहिए। जिद मत करो, जो खाना बनता है चुपचाप खा लो। तू कहीं की राजकुमारी नहीं है जो तेरे लिए गर्मा गर्म खाना हर समय उपलब्ध होगा। चल अब जाकर सो जा, मुझे सुबह 4 बजे उठकर खाना भी बनाना है। बेटियों पर अपनी गरीबी का ताना मारकर सुधा सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आने के कारण बार बार करवटें बदल रही थी। क्यों बेचारियों को डांट रही हो? एक तो उनका गरीब घर में जन्म लेना ही दुर्भाग्य है। मुझे क्या जवान बेटियों को डांटना अच्छा लगता है, लेकिन वो संभव नहीं। उस पर जिद करना कहाँ तक उचित है? बच्चों को समझाया भी तो जा सकता है। समझाने के बावजूद विमला जिद कर रही थी कि खाना ही नहीं खाएगी। सुबह सुबह सूरज और सुधा डेली की तरह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। विमला ने खाना नहीं खाया। जब सुधा घर पहुंची और बासी रोटी देख समझ गई कि विमला खाना नहीं खाई है। जैसे ही कमला और विमला स्कूल से आई, विमला, तूने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कल रात ही बता दिया था कि मैं बासी नहीं खाऊंगी। अच्छा, बासी नहीं खाएगी? मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाती है। गुस्से में सुधा 2-3 झापड़ रसीद देती है और खुद बेड पर लेटकर रोने लगती है। दिन भर थकी सुधा को कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह खाना बनाकर जैसे ही रसोई से निकली, एक साधु दरवाजे पर आकर खड़ा था। बेटी, बड़ी भूख लगी है। इधर से गुजर रहा था तो केवल तेरे रसोई से ही खाने की खुशबू आ रही थी। कुछ मिलेगा खाने को? जी ब्राह्मण देवता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। साधु सारा खाना चट कर जाता है और भोजन मांगता है। महाराज, हम गरीब के घर जितना भोजन था सभी मैंने दे दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सकी। जाओ, तुम्हारे रसोई में राशन कभी नहीं घटेगा। साधु का विदा कर सुधा जैसे ही रसोई घर में आती है, देखती है कि एक रसोई घर में जरूरत का सारा राशन पड़ा हुआ है। वो बहुत खुश होती है। वो झटपट खाना बनाकर ड्यूटी चली जाती है। वापस आकर देखती है कि बासी खाना आज फिर विमला नहीं खाती थी। वो फिर निराश होकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह वही साधु दिखाई देते हैं। अब क्यों दुखी हो बेटी? मेरी बेटी को गर्म खाना पसंद है, लेकिन महाराज, मेरी सुबह बनाई हुई खाना बासी हो जाती है। मेरी छोटी बेटी विमला 3 दिनों से खाना नहीं खाई है। इतनी सी बात? जाओ, तुम्हारे रसोई की खाना कभी बासी नहीं होगा। सुधा घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक नई नई रसोई है। वो झटपट पहले रसोई में राशन का खाना बनाती है और काम पर चली जाती है। वापस आने पर, थैंक यू माँ, वर्षों बाद आज ताज़ा खाना मिला। आई लव यू माँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपकी वजह से मेरे परिवार में रौनक आ गई। आज मैं रोज 51 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अब सुधा 51 ब्राह्मण को खिलाकर ही भोजन करती थी। बर्तन मांजने का काम वो छोड़ देती थी, लेकिन सभी का खाना बनाने में समय बहुत लगता था। दोपहर बाद ही खाना खा पाती थी, इस कारण वो बीमार पड़ गई। दूसरे दिन सुबह, माँ,
बाहर बैठे साधु लोग खाना मांग रहे हैं। बेटी, आज खाना तुम दोनों मिलकर बना दो। कल अगर मैं स्वस्थ रही तो मैं खुद खाना बना दूंगी। कमला और विमला दोनों मिलकर खाना बनाकर साधुओं को खाना खिला देती है। 2-3 दिन से दोनों बेटियां ही खाना बनाती थी, लेकिन उनकी स्कूल छूट रही थी। सूरज भी नौकरी छोड़ उन दोनों का हाथ बटाता था। मेरी तबीयत अभी ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं है। आप भी काम छोड़ दीजिए, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं तुम्हारा प्राण टूटने नहीं दूंगा। पिताजी, क्यों ना हम लोग एक ढाबा खोल ले? आपको नौकरी करने की जरूरत भी नहीं होगी और कमाई भी होगी। राशन की कोई चिंता तो है नहीं। बेटी सही बोल रही है, ये ठीक रहेगा, लेकिन खाना बनाने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। इन दोनों का स्कूल ज्यादा दिन छुड़वा भी नहीं सकते। दूसरे दिन वही साधु आता है और सुधा से हालचाल पूछता है। सुधा अपनी समस्या बताती है। साधु बोलता है कि जाओ, तुम्हें एक और तीसरा रसोई दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 3 ताली बजाने पर पलक झपकते ही मन चाहा खाना तैयार हो जाएगा। फिर वो साधु चुपचाप चले गए। माँ देखो, हमारे घर में सचमुच एक तीसरा रसोई है। वाह, मुझे मटर पनीर चाहिए। अरे वाह, देख तेरा मटर पनीर, वाह कितना टेस्टी है। मुझे बिरयानी चाहिए। और वाह, मेरी बिरयानी आ गई, मजा आ गया। माँ, पिताजी आप भी खाओ, बड़ा ही लजीज है। सुधा अच्छे खाना खाकर जल्द ठीक हो जाती है। घर के बाहर एक ढाबा खोल देती है। लजीज खाना मिलाने के कारण जल्द ही कस्टमरों की संख्या हजारों में हो जाती है। अब 3 किचन ढाबा रेस्टोरेंट में बदल जाता है। तीनों जादुई रसोई के कारण अब सुधा का परिवार एक संपन्न खुशहाल परिवार हो जाता है। सर्वेश नगर नामक एक गांव था। वहां सभी हंसी खुशी से खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। धर्मेंद्र भी उनमें से एक था। उसकी मूली की खेती थी। पूरे गांव में सबसे अच्छी मूली की खेती धर्मेंद्र ही किया करता था। धर्मेंद्र का छोटा भाई देव भी खेत में हाथ बटाया करता था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था। धर्मेंद्र को कोई परेशानी नहीं थी, मगर दूसरी जगह देव को धर्मेंद्र से बहुत जलन होती थी। हर बार भैया की ही तारीफ होती है। मैं चाहे कितना भी खेती में मदद कर लूं, अंत में सारी वाहवाही वही ले जाते हैं। घर के सभी खर्च का हिसाब भी धर्मेंद्र रखा करता था। देव को अगर कोई चीज लेनी होती थी तो उसे धर्मेंद्र से मांगनी पड़ती थी, जिस वजह से देव गुस्से में रहने लगा था। इतना सब के बाद भी देव सब कुछ अनदेखा करके काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन देव के कुछ दोस्तों ने बाहर शहर जाकर घूमने का सोचा, मगर देव ने जैसे ही अपने भैया से पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। देव, इस वक्त हमें खेती पर ध्यान देनी चाहिए। हम फसल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम कभी और चले जाना। वैसे भी इस बार बहुत समस्या आ गई है। देव धर्मेंद्र की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी देव का दोस्त भोला वहाँ दिख जाता है। अरे क्या बात हो गया देव, इतना परेशान क्यों हो? और घूमने तो चल रहे हो ना? हैं? नहीं यार, भैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इस बार खेती में कुछ समस्या आ गई है, सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए हैं। अरे पूरे गांव में तो तेरे खेत की ही मूली प्रसिद्ध है और तुझे ही पैसे की कमी आ रही है। ये कैसे हो सकता है? भैया ने तो ऐसा ही कहा है। क्या तू हर वक्त भैया भैया करता रहता है? वो खेत तेरी भी तो है ना? है? मैं तो कहता हूँ कि तू खेती अलग से शुरू कर दे, और इतने सालों में तुझे भी तो मूली की खेती करना सही तरीके से आ गया होगा। फिर तू अपनी खेती कर और अपने पैसे जहाँ मन वहाँ खर्च कर। अगले दिन से देव खेत की दूसरी ओर से अपनी खेती शुरू कर देता है। धर्मेंद्र को समझ नहीं आ पाया कि ये क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हो देव? अभी नई मूली नहीं लगानी है? नहीं भैया, अब से आप अपनी खेती करेंगे और मैं अपनी करूँगा। आप मुझसे मतलब मत रखिए। देव की बातें सुनकर धर्मेंद्र को बहुत अजीब लगता है। उस वक्त धर्मेंद्र देव से कुछ भी नहीं कहता है। देव अपनी खेती करना शुरू कर देता है। वो रोज आकर खेत में काम करता था और पैसे कमाने के सपने देखता रहता था। एक दिन आया जब देव अपने खेत की मूली की कटाई करके उसे बेचने गया, मगर बहुत ही कम लोगों ने उसकी मूली खरीदी। सभी लोग धर्मेंद्र की मूलियां खरीद रहे थे। तभी वहाँ भोला आता है।
देखा भाई, अभी तेरे भैया की वजह से तू कमा नहीं पा रहा है। मेरी मान, तू अपने भैया को ये काम करने से रोक, तभी जाकर तेरी बिक्री होगी। और वैसे भी लोगों का कहना है तेरे मूली कुछ खास नहीं है जितने तेरे भैया के हैं। ये सब देखकर धर्मेंद्र को अच्छा नहीं लगता है। वो देव के पास आता है। देव, मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगा है, पर तू बुरा मत मान, मैं तुझे ये काम सिखा दूंगा। इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तू भी वक्त के साथ ये सब सीख जाएगा। आप तो खुशी हो रहे होंगे, आखिर आपकी ही मूली बिक रही है। ये सब कहकर देव अपना सारा सामान बांधकर चला जाता है। अब मैं कुछ भी करके भैया की खेती हटा कर रहूंगा। देव ने सोचा क्यों ना वो धर्मेंद्र की मूली चुरा ले और उसी को ही बेचकर पैसे कमाए। वो वापस से मूली की खेती शुरू कर देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जिस दिन मूली बड़ी हो गई, उसके अगले ही दिन उसे बेचने जाने का वक्त आ गया। देव रात में ही धर्मेंद्र के खेत में घुसकर सारी मूलियां बदलकर अपने घर ले आता है। अब आप देखिए भैया, सभी मेरी ही मूलियां खरीदेंगे। वो जैसे ही मूली को रखकर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मूलियां अचानक से खुद ब खुद बड़ी होती जा रही है। सभी मूली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सभी मूली धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ये मूलियां खुद कैसे बड़ी होती जा रही है? ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे मेरे घर में भी नहीं रह पाएंगे और सबको मेरी चोरी का पता चल जाएगा। देव जैसे जैसे करके सारी मूली धर्मेंद्र के खेत में वापस रखकर अपनी मूलियां लेकर वापस आ जाता है। देव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब धर्मेंद्र अपनी मूलियां बेचने आया, तब देव ने देखा कि सारी मूली अपने साधारण आकार में ही थी। पकड़े जाने के डर से देव धर्मेंद्र से मूली के बारे में पूछ भी नहीं पा रहा था। जरूर भैया अपनी मूलियों के साथ कुछ करते हैं, वरना ऐसे कैसे मेरे घर मूलियां लाने से मूलियां इतनी बड़ी हो गई और फिर अपने पहले आकार में आ गई। कोई बात नहीं, आधी मूली जो बची है उन्हें मैं किसी बड़ी जगह पर लेकर छुपा देता हूँ। देव रात के वक्त आधा मूली बदलकर एक बड़े मैदान में जाकर रखता है। मैं यहीं से जाता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर फिर जैसे ही देव की आंखें लगी, उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और मूलियों को देखता है। फिर जैसे ही मैदान पर वो पैर रखता है, उसे फिर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। देव समझ जाता है ये सब फिर मूलियों की वजह से हो रहा है। देव भागता हुआ मूलियों को वापस धर्मेंद्र के खेत में रख आता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव सारी बातें भोला को बताता है। अरे तो ये सारी समस्या तब आती है जब तुम मूली को अपने पास रखते हो। एक काम करो, अगली बार तुम सारी मूलियां लाना और उन सबको बर्बाद करके फेंक देना। तुम्हारे भैया के पास मूलियां रहेंगी ही नहीं तो सारे गांव वाले तुमसे ही मूलियां खरीदेंगे। देव ने भी यही करने का सोचा और मूली की खेती करना शुरू कर दिया। और कटाई के बाद वो फिर रात में धर्मेंद्र के घर जाता है और उसकी सारी मूलियां चुरा कर लेकर जाता रहता है। तभी धर्मेंद्र की आंख खुल जाती है। वो देव को मूली ले जाते देखता है और उसका पीछा करता है। देव सारी मूलियां लेकर नदी किनारे जाता है और जैसे ही हंसुआ से मूलियां काटना चाहता है, वो हंसुआ उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे घायल कर देता है। देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से उसकी तरफ मारना चाहता है और तभी उतनी ही जोर से वो हंसुआ उसकी तरफ आने लगता है और तभी धर्मेंद्र भाग कर आता है और देव को बचाता है। तुम क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा पाप अपने सर पर लेने जा रहे थे? आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी चली जा सकती थी। देव धर्मेंद्र को गले लगाकर रोने लगता है। धर्मेंद्र देव को बताता है कि एक बार उसके पास एक मुसाफिर आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने उस मुसाफिर को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। और तभी उस मुसाफिर ने धर्मेंद्र को एक अनोखी मूली की खेती की तरकीब बताई थी, जिस वजह से वो पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध मूली होगी और कोई भी कभी भी उसे चुराना या खराब करना चाहेगा तो उस इंसान के साथ ही बुरा होगा। बाद में उसे पता चला था कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक शुद्ध मुनि थे। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा, मगर तुम तो गलत ही काम करने पर लगे हो। और तुम ही बताओ, मैं अपने भाई की तरक्की से क्यों जलूंगा?
तुम तो घर छोड़कर भी चले गए थे। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप सिर्फ अपना सोचते हैं। अब से मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूंगा। देव और धर्मेंद्र दोनों मिलकर जादुई मूली की खेती करने लगते हैं। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता एक बड़े साहब के यहाँ एक रसोइया का काम किया करते थे। लेकिन किशन बहुत ही होशियार था और उसका मन कुछ बड़ा कर दिखाने का था, ना कि किसी का नौकर बनने में, परंतु गरीबी के कारण वो मजबूर था। किशन, हम साहब के यहाँ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। माँ, आखिर कब तक हम ऐसे दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं सोचते। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ माँ, लेकिन जितनी मेहनत आप दोनों उनके लिए करते हैं, उतने में तो हम अपना खुद का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं। हाँ बेटा, पता है, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना खुद का एक ढाबा खोल पाए। किशन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। उसका दिमाग शुरू से ही बिजनेस में तेज चलता था। उसके दिमाग में लोगों के दिए हुए ताने चल रहे थे। कैसे लोग पीठ पीछे सके मम्मी, माँ और पिता की बेइज्जती करते थे। अगले दिन किशन कॉलेज जाते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी अरे बेटा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर किशन को उस पर दया आ जाती है। वो आगे अपने बैग से कुछ बचा हुआ खाना निकालकर उसे दे देता है। भिखारी किशन की इस उदारता को देखकर उसे भेंट में एक पोटली देता है, जिसमें एक जादुई आटा होता है। ये लो बाबा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो टिफिन मैं कॉलेज के लिए ले जाता हूँ वो आप रख लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। बाबा जी, ये क्या है? मुझे पता है तुम किस अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये आटा तुम्हारे काम आएगा। इस पोटली को घर जाकर खोलना। ये कोई मामूली आटा नहीं है। याद रहे, इससे जो भी खाना पकाना वो तुम स्वयं ही पकाना। अगर किसी और को दिया तो यह किसी फायदा का नहीं रहेगा। वो पोटली लेकर किशन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे अपना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे भाई किशन, पहले तो तुम दूसरों के यहाँ काम करते थे और अब तुम आटा लेकर सड़क पर घूम रहे हो, हैं? किशन बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो मोहन की बात का बुरा न मानकर वो वहां से चुपचाप चला गया। घर जाते ही उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस आटे का डोसा बनाऊं। वैसे भी हमें डोसा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे ही मोहन आटे को तवे पर डोसा बनाने के लिए रखता है, वो डोसा बोल पड़ता है। अरे ये क्या? ये डोसा तो बोल रहा है। हाँ किशन, मैं बोल सकता हूँ। जिस आटे से तुमने मुझको बनाया वो आटा मामूली नहीं था, वो जादुई आटा था। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं वो चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। मुझे उसके लिए कुछ सामान चाहिए और एक बड़ा घर जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं। किशन जितना समय ये बोलने में लगता है, इससे पहले ये सब कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। किशन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस जादुई आटे से एक जादुई डोसे वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास अपना खुद का एक जादुई डोसा वाला घर है। मेरा बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है और जादुई डोसा वाले घर की मदद से फाइनली मैं अपने रेस्टोरेंट वाला आइडिया पर काम कर सकता हूँ। उस जादुई घर में एक खास बात थी। उसके अंदर कोई भी आदमी कितना भी सामान भर सकता था, चाहे बाहर से घर कितना भी छोटा दिखे। अब किशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। दिन भर दिन तरक्की करने और मुनाफा होने के कारण वो अपने काम से बहुत खुश था। अब मोहन और बाकी मोहल्ले वाले लोग
किशन और उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे थे। देखा तुम लोगों ने एकदम से कैसे ये भिखारी किशन इतना अमीर बन गया। हाँ, कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता, वरना ऐसे ही बिना पैसों के कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। चलो आज रात सब मिलकर उसके घर चलते हैं और उसका कुछ भी सामान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे सभी हंसने लगते हैं। अब मोहन और उसके सभी साथी किशन के जादुई डोसे से बने हुए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है। चुपके से कदम रखो, सब सोए हुए हैं, कोई गलती से भी उड़ ना जाए। हाँ हाँ, ये कैसा अजीब सा घर है, बाहर से तो इतना छोटा था, यहाँ इतना सामान इकट्ठा कैसे कर रखा है। वो सभी लोग जैसे ही सामान की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक बोरी से निकलकर बहुत सारा आटा गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। अरे ये क्या हुआ? ये आटे की बोरी हम पर किसने गिराई है? मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वे ये सब यहाँ वहाँ देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज आती है। क्यों बच्चों, अब आया ना मजा? पता चला कि आटे से क्या क्या हो सकता है। उस दिन बड़े बोल रहे थे तुम किशन को। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर आगे आगे देखो होता क्या है। जादुई डोसा की ऐसी बातें सुनकर मोहन और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और सभी पास में रखे एक किचन सेट से बहुत सारे चाकू एक साथ हवा में उड़कर उन लोगों की तरफ निशाना साध लेते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तुम तो किशन को मजा चखाने आए थे ना, अब क्या हुआ? निकल गई हवा। तभी वो सारे चाकू बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आते हैं और उनको बिना चोट पहुंचाए दीवार में लग जाते हैं। ये सब देखकर मोहन और उसकी मंडली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। बस इतने में ही डर गए, अभी तो और भी बाकी है। जादुई डोसा को ऐसा कहते ही सारा घर घूमने लगता है और वे लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जादू की वजह से उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। बोलो, आज के बाद फिर से किशन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं, हम आज के बाद किशन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। देखना भी मत, वरना अगली बार वो सब करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा किशन के आसपास दिखाई मत देना, समझे? ऐसा सुनते ही वे लोग माफी मांगते हुए वहां से डरकर भाग जाते हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आते। घर में कई दिनों से पैसे को लेकर रमेश और लीला के बीच में तकझक होती रहती थी। लीला कोठियों में काम करती थी, रमेश साइकिल की दुकान पर काम करता था। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन लीला, वो लीला, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी शोर मचाने लगोगी। अरे बताओगे भी कि पहेलियां ही बुझाओगे? मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या कह रहे हो? सच्ची? हाँ सच्ची, पूरे 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, पर एक मुश्किल है। वो क्या? अब से अक्सर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? काम ही ऐसा है, पैसे ऐसे ही थोड़े बढ़ते हैं। साइकिल की दुकान है ना, तो वो लोग हर महीने साइकिल की रेस आयोजित करते हैं। घर में खुशी का माहौल था, दोनों खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ, खर्च बढ़ गया, लीला का काम बढ़ गया था। अब वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन, तुम तो हमेशा बाहर चले जाते हो, मुझे घर का सारा काम और बच्चा दोनों देखना पड़ता है। मैं सारे दिन काम करके थक जाती हूँ, इतने पैसे में गुजारा भी नहीं होता है। क्या करूं, नौकरी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूं? अब अक्सर दोनों के झगड़े का अंत मारपीट में तब्दील होता जाता था। रोज रोज की चीख चीख से तंग आकर एक दिन रमेश ने अपने सारी जरूरी सामान उठाए और घर छोड़कर निकल गया। रात में जब वो नहीं आया तो
अम्मा अभी तक नहीं आया, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? तू रुक, मैं उसके दोस्त मुरली के पास जाकर उससे पूछती हूँ। वो भी तो उसी के साथ काम करता है ना। उसकी सास वापस आई तो, अम्मा कुछ पता चला? नहीं, मुरली कह रहा था कि वो तो आज दुकान आया ही नहीं था। क्या? कहाँ गया होगा वो? अम्मा तो मुन्ना को पकड़ो, मैं थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आती हूँ। अरे बावली रुक जा, कल सुबह तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी साथी दोस्त के पास रुक गया होगा। रात भर दोनों इंतजार करती रही, पर सुबह तक रमेश नहीं आया। लीला की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? दिन रात तो दोनों झगड़ते रहते हो। आदमी दिन भर काम करके आता है तो शांति चाहता है, जब घर में शांति नहीं मिलती तो बाहर शांति ढूंढता है। अम्मा क्या आदमी को ही शांति चाहिए? औरत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हम गरीबों को ही अपने घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। बच्चों को पालने के लिए औरत बेचारी हर तरह का दुख सहती है, पर आदमी हमेशा गैर जिम्मेदार ही होते हैं, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर देख लो, फिर जाना थाने। लगभग आधे घंटे बाद ही रमेश किसी आदमी के साथ लंगड़ाते हुए आ गया। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते ही, क्या हुआ तुम्हें? कल जाते समय मेरी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई थी, मुझे अस्पताल ले गए थे, आज छोड़ दिया, तब मैं घर आया हूँ। उफ़ो, कल से हम लोग परेशान हो गए। मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। शाम को मुरली आ गया। रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ? मैंने सुना तेरी नौकरी चली गई। धीरे बोल, मेरी बीवी सुन लेगी। नौकरी का क्या है, दूसरा मिल जाएगी। पर इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश ने पहले वाली ही सारी बातें दोहरा दी। मुरली चला गया। थोड़ी देर में ही लीला काम से वापस आई। मैंने सुना तुम्हारी नौकरी चली गई और ये सारी चोट मारपीट से लगी है। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नशे में धूत होकर तुमने झगड़ा किया है। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं सारे दिन खटती रहूं और तुम सारा पैसा नशे में उड़ाते रहो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो लीला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ये परिवार तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दे दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लीला रोते हुए आंगन में चली गई और आंगन में लगे बेला के फूल तोड़कर डालिया में भर लिया। अचानक, अब मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो आगे भी नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। नौकरी भी चली गई, अकेले मेरे कमाई से कितने दिन घर चलेगा? क्यों ना गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं? लीला ने सारे फूलों का गजरा बनाया, उनको कपड़े में लपेटा और अपनी कोठी की तरफ चली गई। वहां जाकर, मैडम ये फूल और गजरे आप लगाकर देखना, अच्छे होंगे तो पैसे दे देना, वरना मैं वापस ले जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो, लीला ये इतने सुंदर गजरे कहाँ से लाई थी? क्या हुआ मैडम? ये तो मैंने खुद ही बनाए थे। अब से तू रोज मुझे ऐसे ही 4-5 गजरे दे जाया कर। मेरी किट्टी की फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आए। पैसे मैं दे दूंगी तुझे। लीला बहुत खुश हुई। क्यों ना मैं फूलों की मंडी से जाकर फूल ले आऊं और गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं। यही सोचकर लीला दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर फूलों की मंडी गई और वहाँ से खूब सारे बेला के फूल रिक्शे पर लेकर आई। पूरा घर बेला के फूलों से महक उठा। काम पर से वापस आकर उसने पूरे दिन गजरे बनाए और सुबह सुबह ही अपनी गली के नुक्कड़ पर बेचने लगी। वो अपनी मैडम के लिए रोज गजरे ले जाती थी। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 10 रुपए का एक गजरा, बेला के फूलों का गजरा। 10 बजते बजते उसके सारे गजरे बिक गए। वो बहुत खुश थी। सारे पैसे लेकर घर आ गई। काम पर गई तो, मैडम जी आज से मैंने भी अपना धंधा शुरू कर दिया है।
किसी को गजरों की जरूरत होगी तो बताइएगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? आज तो 500 रुपए मिल गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में वाकई लीला के गजरे की बिक्री काफी बढ़ गई। अब तो उसे लगने लगा कि अकेले वो काम नहीं संभाल पाएगी। एक दिन, अम्मा, अब तुम भी दुकान पर बैठा करो। बच्चों को कौन देखेगा? वो भी हमारे साथ जाएंगे। तुम वहीं बैठकर गजरे बनाते रहना। हम 12 बजे तक गजरे बेचने का काम करेंगे। उसके बाद काम पर जाएंगे। इतनी देर से काम पर जाओगी तो वो लोग रखेंगे? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। कुछ ही महीनों में लीला का गजरे का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला। पैसे भी अच्छे आने लगे थे। अब वो टेम्पो से फूल लाती थी। उसने दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन लीला कभी रमेश को अपने पैसे नहीं देती थी, ना ही उससे पैसे मांगती थी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक घर भी खरीद लिया। रमेश कूटता रहता था। रमेश ने देखा कि लीला का काम जितना ही अच्छा चल रहा है, वो उतनी ही चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो तो सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। एक दिन, लीला, मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ। घर आकर भी आराम नहीं मिलता है। सुबह सुबह ही पूरे घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। नींद भी पूरी नहीं होने देती तुम। देखो रमेश, तुम कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो चले जाओ। मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात रमेश उसके रखे हुए पैसे अलमारी से निकालकर घर से चंपत हो गया। लीला रोती रही पर कुछ कर नहीं सकती थी। रात को जब सब सोए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोलो मैडम। लीला ने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग रमेश को घायल अवस्था में लेकर आए थे। उसके सिर में खून बह रहा था और वो नशे की हालत में था। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए। उनके जाते ही उसने एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाल दिया। तब उसको होश आ गया। लीला, मुझे माफ कर दे और ये ले अपने पैसे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर अपने परिवार से दूर नहीं रह सका। इसीलिए मैंने नशा किया और उसी नशे की हालत में गिरकर घायल हो गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे धंधे में ही हाथ बटाओगे। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो सेठ रमेश बन गया था।